हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये जो धुरंधर मेरे दोस्त है क्लास 10th में आ चुके हैं, पढ़ते पढ़ते आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th में और सेशन 2024-25 में हमें एग्जाम देना है बोर्ड का और आखिरी बार एग्जाम देना है, एकदम फोड़ के आना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली कमांड लाना पड़ेगा, जिसके लिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला टॉपिक वाइज आपको सारा डेटा जो है याद करवाने वाला है। तरीके अलग अलग रखेंगे मगर याद सबको करवाएंगे और हर टॉपिक के साथ दी जाएगी आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसमें आप लोगों को डीपीपी लगाने के बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा वो आपको सारा फायदा समझ में आ जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं उसमें भी यहां फायदा देखने को मिलेगा। मगर ये सर डीपीपी मिलती कैसे है, तो डीपीपी कुछ नहीं, टॉपिक जैसे ही खत्म होता है लिंक दी जाती है दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस के आंसर लगाने और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर्स दोस्तों बस भेज देना है, जिससे आपकी कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आपके सामने रहेगी कि टॉपिक तो पढ़ लिया सर, कमांड आया कि नहीं आया। उसके लिए ये डीपीपी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक नंबर 7, जो कहता है कि अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेवोल्यूशन जो है वो लिबरल्स का अब एकदम पीक पे आ चुका है। अभी तक के बहुत सारी लड़ाई लड़ ली हम लोगों ने 1830s में जो प्रॉब्लम आई थी, हंगर, हार्डशिप और रिवॉल्ट जो शुरू हुआ था, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। अब कहीं ना कहीं बात होने लगेगी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनने की। तो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनने के लिए ही तो लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने इतने सारे रिवॉल्ट लड़े या अभी तक के अगेंस्ट में गए कंजर्वेटर्स के। तो क्या कहानी आज हम लोगों को पढ़नी है, तो पढ़नी ये है कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, क्या तरीका था, और जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद आज जो हम लोग जर्मनी देख रहे हैं वो बहुत ही फ्लरिश हो रहा है। वो देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, बट ये स्ट्रगल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये जर्मन एक नेशन स्टेट्स नहीं बनता तो आज भी किसी ना किसी एम्पायर के अंडर में ये दबा हुआ रहता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोनार्क यहां पे डेस्पोटिज्म का यूज कर रहा होता। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि कैसे फ्री हुआ जर्मनी लोगों के पावर से, लोगों के प्रेशर से, लोगों के एट्रोसिटीज से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपिक नंबर 7 हमारा दोस्तों अब यहां कहता है द ईयर 1848। अब आपके दिमाग में तो आ चुका होगा सर 1830s तक के तो हम लोगों ने पूरी कहानी समझ ली थी। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे 1848 की। These revolt were led by the educated middle class। अब यहां पे समझ में आ गया सर कि एजुकेटेड मिडिल क्लास का एक ग्रुप आपने बताया था हमें, जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। अब ये जो जैकोबिन क्लब था ये किसने स्टार्ट किया था? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है भाई। अब यहां बोलता है कि यहां पे जो 1848 में रिवॉल्ट होने वाला है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास करने वाले। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे भाई। यहां पे इस एजुकेटेड मिडिल क्लास में कुछ आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, कुछ एजुकेटर्स भी आ सकते हैं, कुछ यहाँ पे लॉयर्स भी आ सकते हैं। मतलब ये सारे लोग जो है दोस्तों पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है भाई। चलिए अब पढ़े लिखे लोग हैं तो जाहिर सी बात है इनका रिवॉल्ट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। बोलिए हाँ या ना। ठीक है। इन द रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी 1848। अब इन लोगों ने रेवोल्यूशन करा 1848, बट सर इसके पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था वो कब हुआ था सर? जुलाई में हुआ था। कहाँ पे भाई? 1830 में। तो इसको हम लोग यहाँ पे जुलाई में होने के कारण कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जुलाई रेवोल्यूशन। अब कहीं ना कहीं ये जुलाई रेवोल्यूशन में मेन जो परेशान हुए लोग वो थे पीजेंट्स, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ फरवरी 1848 में जो रिवॉल्ट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे फरवरी रेवोल्यूशन 1848। द फ्रेंच मोनार्क वाज डिथ्रोन्ड। अब यहाँ पे बोला गया कि जो फ्रांस का किंग था उसको यहाँ से गद्दी से उठा के फेंक दिया गया। ठीक है भाई। द कंट्री बिकम अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल। अब यहाँ पे बोलता है यूनिवर्सल मेल सफरेज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्लियर हो गया यहां पे कि मोनार्क को हटाया गया। अगर मोनार्क को हटा दोगे तो जाहिर सी बात है यहां कंट्री में क्या लाना चाहते थे आप भाई? डेमोक्रेसी। तो मोनार्क को हटा के यहां पे
पाथवे बन रहा है किसका दोस्तों, यहां पे डेमोक्रेसी का। और यहां पे डेमोक्रेसी के साथ साथ बोलता है कि जैसे ही यहां पे मोनार्क को हम लोगों ने हटाया, ये कंट्री बन गई यहां पे रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब सीधा सीधा हो गया कि यहां पे जो भी लीडर आएगा वो जनरली जो है वो इलेक्टेड होगा। यहां पे जो लीडर आएगा वो कौन होगा दोस्तों, यहां पे इलेक्टेड होगा। अब ये इलेक्टेड होगा, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप यहां क्या करवाना चाहते हैं दोस्तों, वोट करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, वोट करवाना चाहते हैं, ठीक है। बट यहां पे जो वोट है ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल मेल सफरेज होगा, मतलब राइट टू वोट वाज गिवन टू ऑल मैन, मतलब सभी लोगों को यहां पे राइट टू वोट दिया जाएगा। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा था कि लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें यह कहा था सर कि यहां पे वोटिंग राइट तो मिलेगी, मगर वोटिंग राइट जो मिलेगी वो किसको मिलेगी, सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को मिलेगी। मतलब किसको नहीं मिलेगी सर यहां पे, तो नॉन प्रॉपर्टीड मैन को नहीं मिलेगी। मतलब ये सारे लोग जो हो गए दोस्तों यहां पे ये हो गए एक्टिव सिटीजन, क्योंकि ये वोटिंग राइट रखते हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिल रहा है वोटिंग राइट, तो ये सारे लोग क्या हो गए भाई यहाँ पे, तो ये दोस्तों हो गए यहाँ पे पैसिव सिटीजन। अब इसमें क्या सिर्फ नॉन प्रॉपर्टी मैन आएंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसके अलावा आएगी वुमेन्स, और वो सारे एडल्ट भी आएंगे जो कि 25 प्लस हो चुके हैं। मतलब इन सबको पैसिव सिटीजन में कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे ही यहां मोनार्की सिस्टम हटता है, फ्रेंच मोनार्क को हटाया जाता है, मतलब लुईस 16 की कहानी तो पूरी तरीके से यहां पे खत्म हो चुकी है भाई, है ना। चलिए, तो लुईस 16 की जो कहानी है पूरी तरीके से हटने के बाद ही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अब जो भी मोनार्क बनाया जाएगा उसको हटाया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सभी को राइट टू वोट दिया जाएगा भाई। तो ये बात हो रही है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1848 की। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये समझ में आ गया कि फ्रांस अब क्या बनने वाला है दोस्तों, यहाँ पे रिपब्लिक बनने वाला है। चलिए समझते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज जर्मनी, इटली एंड पोलैंड। ये सारी जगह पे भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई ना कोई डायनेस्टी या कोई ना कोई रूलर था जो कि सब जगह को संभालने का काम करता था, और ये कॉमन जो होते थे किसी एक एम्परर के अंडर में काम करते थे। तो यहाँ पे किंग्स और किंगडम जो है इन पे राज करते थे। उसकी बात करें हम लोग या तो जर्मनी की, या बात करें हम लोग इटली की, या तो हम लोग बात करें यहाँ पे पोलैंड की, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है द मैन एंड द वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल यूनिफिकेशन। अब यहां पे लोगों ने डिमांड रखी कि अब सर हम लोग यहां पे चाहते हैं क्या, तो हम लोग चाहते हैं सर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब कि हमारी जो कंट्री है इस कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है भाई। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है रूल बुक। अब रूल बुक से क्या होगा, कंट्री बहुत ही स्मूथली जो है चल पाएगी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आराम से कंट्री चलेगी। तो यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास जो है वो कहते हैं कि सर हमें यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेशनल यूनिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, मतलब नेशन जो है वो यूनिफाई भी हो जाए, और यहाँ पे उनको चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना यहां पे दोस्तों जरूरी है। इन जर्मनी, अब ये कहानी शुरू होती है कहां से दोस्तों, यहां पे जर्मनी में। अब यहां तक के तो क्लियर हो गया सर, 1848 में जो है फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और यहां पे खत्म कर दिया जाता है क्या, मोनार्क सिस्टम को। मतलब फ्रांस बिकम रिपब्लिक। अब फ्रांस क्या हो चुका है, रिपब्लिक हो गया। मगर उसको चलाने के लिए अब यहां कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दूसरा, लोगों को क्या होना पड़ेगा, यूनिफाई होना पड़ेगा। और ये जो जर्मनी, इटली और पोलैंड की बात चल रही है, पहले किसी ना किसी किंग्स और किंगडम्स के अंडर में हुआ करते थे, बट अब ये इंडिपेंडेंट नेशन बनने की स्टेज में आ चुके हैं। चलिए भाई हम लोग ध्यान समझते हैं। इन जर्मनी पीपल्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लिबरल मिडिल क्लास की, अब हम लोग बात कर रहे हैं जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग हैं, कम टुगेदर एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब यहां पे ये लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पे वोटिंग स्टार्ट होती है। जैसा कि अपन लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जब फ्रांस रिपब्लिक हो सकता है तो बाकी नेशंस भी रिपब्लिक होने की कोशिश करेंगे, और इसकी शुरुआत होती है फ्रांस के बाद जर्मनी से। जर्मनी में लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पे वो जर्मन नेशनल असेंबली में आके क्या करते हैं भैया, वोट देने का जो सिस्टम है उसको यहां पे स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 18 मई 1848, अब यहाँ पे 18 मई 1848 में ये लोग आते हैं। अब यहाँ पे ये लोग कितने आते हैं ये हम लोगों को देखना है। तो ये बोलता है सर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। मतलब जर्मनी की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहां पे पहुंचते हैं और इसके लिए वोट्स देते हैं जर्मनी के मेन और वुमेन जो कि थे भैया मिडिल क्लास के। ठीक है, वो वोट देते हैं कहां के लिए भैया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स को जाने के लिए। और कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं सर, 830 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं जो कि लोगों को रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। मगर कौन सी डेट को जाते हैं सर, 18 मई 1848 को जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। बट यहां पे जो रेवोल्यूशन की आपने बात करी थी उसको कहा गया था यहां पे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और इसके पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको कहा था सर आपने जुलाई रेवोल्यूशन। अब ईयर याद करते हुए चलना है सर, यहाँ पे ईयर जो है वो हो जाएगा क्या भाई, तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है वो तो हो गया सर यहाँ पे 1848, और जो जुलाई रेवोल्यूशन बनाया वो आपने बताया था सर ये हम लोगों को यहाँ पे 1830। इसके साथ ईयर्स भी याद करते हुए चलेंगे दोस्तों हम लोग। 1815 में आपको याद रखना है बेटा बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, 1813 में याद रखना आपको बैटल ऑफ लेप्जिग। ठीक है भाई, चलिए। और 1804 में याद करना है आप लोगों को नेपोलियनिक सिविल कोड। ठीक है भाई, चलिए। अब यहां बोलता है कि 18 मई 1848 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि कौन इलेक्ट करके आता है, तो मेंस और वुमेन्स इलेक्ट करके आते हैं। कौन से क्लास के लोग हैं सर, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। तो लिबरल मिडिल क्लास से अब ये कन्वर्ट हो चुका है जर्मन मिडिल क्लास में। किसमें हो चुका है, क्योंकि जर्मनी की बात हो रही है तो जर्मन मिडिल क्लास कहेंगे इसको हम लोग। अब बोलता है दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल। मगर इन लोगों ने बोला कि यहां पे ऐसा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि जो पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट के अंडर में मोनार्क आएगा। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी मोनार्क, कोई भी राजा ये सीधे बात को एक्सेप्ट कैसे कर लेगा कि मेरे ऊपर आप कोई सर्विलेंस के लिए बैठेगा, ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो सीधी बात ये कहना चाहते हैं कि सर ये जो पार्लियामेंट होगा, मतलब जो लॉ होगा, लॉ के अंडर में जो है वो मोनार्क होगा। अब मतलब जो राजा है वो अब किसके अंडर में काम करेगा, पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगा। मतलब ये लाइबल होगा, आंसरेबल होगा। सर ये आंसरेबल किसको होगा, तो सर पार्लियामेंट का होगा। पार्लियामेंट मतलब ये 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है, इसके लिए ये क्या होगा, आंसरेबल होगा अगर ये कुछ भी करता है। तो राजा ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं राजा हूं और मैं ही डिसाइड करूंगा कि यहां क्या होगा। मगर यहां पे लोगों ने जो जर्मन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें ये कहा कि जो मोनार्क होगा ये सब्जेक्ट होगा किसका दोस्तों, पार्लियामेंट का। किसका होगा, पार्लियामेंट का। ठीक है, अब भाई किसको बुरा लग जाएगा ये बहुत ज्यादा, मोनार्क को लग जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ पे उस समय मोनार्क कौन था इसकी हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। द प्रूशियन मोनार्क फ्रेडरिक विलियम IV रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे प्रूशिया का जो किंग था जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम IV, अब भैया इसको बुरा लग गया, इसने कहा कि मैं किसी को आंसर नहीं दूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे फ्रेडरिक विलियम IV को बुरा लग गया भाई, जो कि कहां का किंग था भाई, प्रूशिया का किंग था। अब ये फ्रेडरिक विलियम IV को आंसरेबल होना था किसके लिए, पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट कहां की है भाई, जर्मन पार्लियामेंट। और जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था दोस्तों, तो सर ये था फ्रैंकफर्ट। क्या था दोस्तों यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट। ठीक है भाई, चलिए। तो इसने कहा कि मैं इसको नहीं मानता हूं, और विलियम IV ने यहां पे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इनके कॉन्स्टिट्यूशन को ही। ठीक है, द जर्मन पार्लियामेंट विच रजिस्टर्ड द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। अब जर्मन पार्लियामेंट ने धीरे धीरे करके डिमांड रखना शुरू करी, और डिमांड रखी यहां पे वर्कर्स की और दूसरा आर्टिजन्स की। लॉस्ट देयर सपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो डिमांड रखी गई वर्कर्स ने और यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्टिजन्स ने, अब धीरे धीरे करके सपोर्ट जो है वो यहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है।
है। लेटर द पार्लियामेंट लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास कहां के है सर? तो ये जर्मनी के एजुकेटेड मिडिल क्लास है भाई, ठीक है। चलिए, was forced to disband। अब यहाँ पे ये इन लोगों ने जो पार्लियामेंट बनाई, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, ये सब चीजें तो अच्छी खासी बन गई, मगर इसको क्या कर दिया गया? फाइनली डिसबैंड कर दिया गया। मतलब कि यहाँ पे इस पार्लियामेंट को ही कैंसिल मान लिया गया। ये सब किसके कारण हो रहा है? तो मोनार्क के कारण हो रहा है। मोनार्क कौन है दोस्तों वहां पे? अभी फेडरिक विलियम फोर। कौन है दोस्तों? फेडरिक विलियम फोर, ठीक है भाई। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एट दिस टाइम वुमेन ऑल ओवर यूरोप कैंपेन्ड फॉर सिक्योरिंग वोटिंग राइट्स। और इस समय पे लड़ाई चल रही थी कि यहां पे सारे मेंस को वोटिंग राइट मिल गया है, बट हम लोगों का क्या, वुमेन्स का क्या? और वुमेन्स के राइट टू वोट को तो खत्म ही कर दिया गया, क्योंकि नेपोलियनिक सिविल कोड में भी वुमेन्स को मान लिया गया था एक माइनर, मतलब कि वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके फादर होंगे या तो उनका हस्बैंड होगा। जैकोबिन क्लब ने सबसे पहले इसकी शुरुआत करी थी कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होना चाहिए, जो भी एडल्ट है उसको यहां पे वोटिंग राइट मिलना चाहिए। मगर यहां कहीं ना कहीं जर्मन पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं मेंस और वुमेन्स ने मिलकर वोट तो करा, मगर अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा था राइट टू वोट के लिए। तो यहां पे फेडरिक विलियम फोर आए और फेडरिक विलियम फोर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बननी थी उसको सारी की सारी तरीके से खत्म कर दिया दोस्तों। यहां पे तो लोग बड़ा ही यहां पे प्रॉब्लम में थे कि अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, और यहां जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हम लोग यहां पे कर पाएंगे। तो अब डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है आपके लिए लेके आया ये सारे के सारे सेलिएंट फीचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 10th के रिजल्ट्स के लिए दोस्तों। अब यहां पे आपको करना क्या है, टॉपिक खत्म होने के बाद ही लिंक में जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर जिसको हम लोग डीपीपी बोल रहे हैं वो सामने आ जाएगा, और उस डीपीपी का करना क्या है, उसके आंसर्स आपको मुझे भेजना है टेलीग्राम चैनल पे। ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।